हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये भी लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक है। जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो भी लगभग इसी टाइम पीरियड का था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उस वाले चैप्टर में यानी कि सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, राजा के बारे में पढ़ा था और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम वहाँ के समाज के बारे में, उस टाइम में समाज कैसा था, कैसी प्रथाएं प्रचलित थी, कैसे सामाजिक नियम थे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है महाभारत, जिसे हम वर्तमान में महाभारत के नाम से जानते हैं। वो पुराने टाइम में जय संहिता के नाम से जाना जाता था और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना बड़ा महाकाव्य होगा। और साथ ही ये भारत का सबसे समृद्ध ग्रंथों में से भी एक है। और जो महाभारत है उससे हमें 2 बातों की जानकारी मिलती है। पहली बात तो ये कि इससे समाज की स्थिति का पता चलता है कि समाज में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, पुरुषों की कैसी थी, जो मतलब हर किसी की स्थिति के बारे में भी हमें इसके बारे में पता चलता है। और दूसरी बात, हमें सामाजिक नियमों के बारे में पता चलती है कि समाज में किस टाइप के नियम प्रचलित थे, उन्हें कौन कौन लागू करता था, कौन कौन उसका पालन करते थे। ये सारी चीज़ें हमें महाभारत से भी पता चलती है। और साथ ही साथ इसमें 2 परिवारों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन किया हुआ है। आपको पता होगा ये कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें पांडवों की जीत हुई थी। इसके बारे में हम डिटेल से इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उससे आगे जो पॉइंट आता है वो आता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समालोचनात्मक क्या होता है। मतलब अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसके क्या करेंगे, गुण भी निकालेंगे, दोष भी निकालेंगे, फिर उसको विश्लेषण भी करेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, परखेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, समालोचनात्मक संस्करण कहलाएगा। तो क्या हुआ, 1919 में जो वीएस सुधाकर है, ये एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान है, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। उन्होंने तैयार करने का जिम्मा उठाया। अब उन्होंने क्या किया कि इसमें जो संस्कृत में जो भी उन्हें पांडुलिपियाँ मिली उन्होंने इकट्ठी की और उन सभी का इन्होंने अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। अब इसमें आया एक वर्ड, पांडुलिपि। अब पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि होता है किसी भी पुस्तक, किसी भी चीज़ का हस्तलिखित जो प्रति होती है, हाथ से लिखी हुई जो प्रति होती है, उसे कहेंगे हम पांडुलिपि। और इस परियोजना में उन्हें 47 साल लग गए। मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड उन्हें ये सारा काम करने में लगा। लेकिन उन्हें 2 बातें समझ में आ गई, 2 बातें उनके सामने आई। पहली बात ये सामने आई कि कुछ पाठ ऐसे थे जिनके बहुत सारे पाठ थे वो समान थे, चाहे वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो भारत के, या पूर्व से पश्चिम तक हो। वो बहुत सारे पार्ट ऐसे थे, उनके अंश ऐसे थे जो समान थे। लेकिन कुछ शताब्दियों के बाद में ये भी पता चला, ये भी देखने को मिला कि क्षेत्रीय विभिन्नता भी पाई गई यहाँ पे। यानी क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण जो भिन्नता पाएगी, नियमों में भिन्नता पाएगी, रहन सहन में जो भिन्नता पाएगी, ये सारा जो है ये क्षेत्रीय विभिन्नता कहलाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बंधुता एवं विवाह। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको पता चलेगा इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जैसे कि परिवार, पितृवंशिक व्यवस्था और जो माता की स्थिति किस तरह की होती थी, और ये सारी चीज़ें आएंगी, ये बंधुता एवं विवाह में आएंगी। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है ये है परिवार। जो समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण संस्था है, वो है परिवार। आज के टाइम में भी ये लागू होता है और महाभारत के टाइम में भी ये चीज़ लागू होती थी। जो अलग अलग परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। यही बात इसमें यहाँ पे लिखी गई है। आज के टाइम में हम जिसे परिवार के नाम से जानते हैं, अगर हम संस्कृत ग्रंथों में देखें तो उसके लिए एक कुल शब्द का यूज़ किया गया, यानी जिसे हम आज परिवार कहते हैं
उस टाइम में उसे कुल कहा जाता था। और साथ ही साथ जो परिवार होते थे वो सभी के सभी एक जैसे नहीं होते थे, उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती थी। जैसे कि संख्या में विभिन्नता हो सकती है, किसी परिवार में 5 सदस्य है तो किसी परिवार में 10 सदस्य भी हो सकते हैं, किसी में 12 भी हो सकते हैं। तो ऐसे विभिन्नता पाई जाती थी। या फिर किसी और प्रकार की भिन्नता भी हो सकती है, यानी रिवाज में विभिन्नता भी हो सकती है। एक परिवार के सदस्य किसी और रिवाज को मानते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं होगा कि दूसरे परिवार के सदस्य भी उसी रिवाज को मानेंगे। अलग अलग उनके रिवाज भी, रीति रिवाज हो सकते हैं। और फिर कुछ परिवारों में ऐसे था कि चचेरे और मौसेरे भाई बहन होते हैं, उन्हें खून का रिश्ता माना जाता था। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनमें चचेरे और मौसेरे भाई बहनों को खून का रिश्ता नहीं माना जाता था। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पितृवंशिक व्यवस्था। पितृवंशिक व्यवस्था में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है, वो घर के मुखिया होते हैं, उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है। और पिता की मृत्यु के बाद में जो उनकी संपत्ति होती है, जो संसाधन होता है, उस पे किसका अधिकार आ जाएगा, उस पे उनके पुत्र का अधिकार आ जाएगा। जो भी पिता की शक्तियाँ थी उनकी मृत्यु के बाद में वो सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाएंगी, उनके पुत्र के पास चली जाएंगी। इसी तरह से होता है। और फिर अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत जो युद्ध हुआ था वो दो के मध्य हुआ था। एक था कौरव और दूसरे थे पांडव। जो कौरव थे वो कुरु वंश के थे, इनका कोई वंश था जिसका नाम था कुरु। और अगर हम पांडव को देखें तो ये भी सेम ही वंश के थे, इनका भी कौन सा वंश था, कुरु वंश था। यानी ये दोनों एक ही वंश के थे, कौरव और पांडव। अब इनमें एक ही जनपद पर शासन था, इनका जो शासन था वो केवल एक ही जनपद पर था। अब भूमि और सत्ता को लेकर इनमें क्या हो गया, युद्ध हो गया। भूमि के लिए, सत्ता के लिए इन दोनों में क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब जीत किसकी हुई, पांडवों की हुई। अब पांडव सत्ता पर आ गए, उनकी सारी भूमि हो गई, कौरव उस युद्ध में हार गए। इसके बाद में क्या किया गया, पितृवांशिक उत्तराधिकार की घोषणा की गई। पितृवांशिक उत्तराधिकार की इस टाइम के बाद में घोषणा की गई। अब हम पढ़ेंगे पितृवंशिकता। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पितृवंशिकता होता क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पिता की मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र है वो पिता की जो भी उनकी संपत्ति है, संसाधन है, या फिर अगर वो राजा है तो उनका सिंहासन है, वो सारा किसके पास चला जाएगा, पुत्र के पास चला जाएगा, पुत्र पर उसका अधिकार हो जाएगा। अब जो पितृवंशिकता प्रणाली है उसे लगभग हर कोई मानता था। बहुत कम ऐसे लोग थे जो पितृवंशिकता प्रणाली को नहीं मानते थे। वैसे तो उन्हें सारा ही मानते थे। और यदि पुत्र नहीं होता था तो बहन को नहीं दी जाती थी, भाई को दी जाती थी संपत्ति, या फिर जो रिश्तेदार है उनको दे दी जाती थी, यानी उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। और कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता था, स्त्रियों को भी सत्ता दी जा सकती थी। जैसे कि प्रभावती गुप्त, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है प्रभावती गुप्त, उन्होंने भूमि दान की थी। अब भूमि किस तरह से दान की थी, उनके पास कुछ भूमि का हिस्सा था, वो भूमि की स्वामिनी थी, इस कारण से उन्होंने भूमि दान की थी। लेकिन जो धर्मशास्त्र और ये धर्म ग्रंथ है, इनमें ये लिखा हुआ है कि जो स्त्रियों के पास भूमि नहीं होती थी, संपत्ति नहीं होती थी, वो भूमि की स्वामिनी नहीं होती थी। लेकिन अगर हम प्रभावती गुप्त को देखें तो वो भूमि की स्वामिनी थी। तो कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आई होंगी जिस कारण से वो भूमि की स्वामी रही होंगी, वो एक रानी थी, शायद इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी आती थी जिसमें स्त्रियों को सत्ता दी जा सकती थी। जो विवाह थे उनका 8 प्रकार का प्रचलन था। विवाह के 8 प्रकार थे, इसमें 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या होता था, गोत्र से बाहर जो विवाह होता था उसे बहिर्विवाह कहा जाता था। अब गोत्र क्या होता है ये भी हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम ये देखेंगे अंतःविवाह। अंतःविवाह जैसे कि बहिर्विवाह कैसे बना, गोत्र से बाहर का जो विवाह होगा वो बहिर्विवाह होगा।
और अंतर्विवाह क्या होगा, गोत्र के अंदर ही जो विवाह होगा वो अंतर्विवाह पद्धति कहलाएगी। फिर इसके अलावा बहुपति बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। जैसे कि बहुपत्नी मतलब कि एक ही पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होंगी, ये बहुपत्नी हो गया। और बहुपति का क्या अर्थ था, एक ही जो स्त्री है उसके बहुत सारे पति होंगे, ये बहुपति प्रथा थी। इसके अलावा क्या हुआ कि धीरे धीरे नगरों का विकास होने लग गया। नगरों का विकास होने से क्या हुआ कि लोगों के सामाजिक जीवन में बदलाव आने लग गया, परिवर्तन आने लग गया। व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने लगा तो क्या हुआ, लोग एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे। अब एक दूसरे के साथ लोग मिलेंगे जुलेंगे तो वो अपने विचारों का, अपने जो मन के अंदर जो उनके भाव हैं वो एक दूसरे को बताएंगे, उनका आदान प्रदान करेंगे। इससे क्या होने लगा, इससे लोगों के व्यवहार, जो उनका व्यवहार है उनमें चेंज आने लगा, उसमें परिवर्तन आने लगा। अब जो ब्राह्मण थे उनके सामने ये चुनौती आ गई कि इनके जो व्यवहार में परिवर्तन है उसे कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चुनौती का सामना करने के लिए आचार संहिता तैयार की। अभी आचार संहिता क्या है, आचार संहिता कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे कानून है जिनका पालन ब्राह्मण तो करते ही थे और साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं उनको भी इनका पालन करना पड़ता था। और ये इसके कुछ नियम हैं, जिसे धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र नाम के जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। मैंने आपको अभी बताया था कि विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। कितने प्रकार प्रचलित थे, 8 प्रकार प्रचलित थे। लेकिन उनमें से जो पहले 4 थे वो तो सही माने जाते थे, लेकिन जो लास्ट के 4 थे उनकी निंदा की जाती थी, उनको अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट के 4 थे, यानी कि जिनकी निंदा की जाती थी, जिन 4 प्रकारों को अच्छा नहीं माना जाता था, वो लोग अपनाते थे जो ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं करते थे। यानी जो ब्राह्मण नियमों का पालन करते थे वो तो फर्स्ट 4 को अपनाते, यानी पहले 4 विवाह को अपनाते थे, यानी उनमें से किसी एक को अपनाते थे। लेकिन जो ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं करते थे वो लास्ट 4 में से किसी एक को अपनाते थे। इन 4 नियमों की निंदा की जाती थी और फर्स्ट 4 नियम थे वो उनको सही माना जाता था। मैंने आपको बताया था बहिर्विवाह अंतर्विवाह, उसमें एक वर्ड आया था जिसका नाम है गोत्र। अब गोत्र क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। अब हुआ क्या कि ये गोत्र है, ये एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। इसका प्रचलन कब से होने लगा, इसका प्रचलन होने लगा 1000 ईसा पूर्व के बाद से ये अस्तित्व में आया, इसका प्रचलन होने लगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लोगों का वर्गीकरण किया गया, लोगों को बांट दिया गया। बांट कैसे दिया गया कि जैसे कि उनके जो वैदिक ऋषि हैं उनके नाम पर उसे विभाजित कर दिया गया, उनके गोत्र में बांट दिया गया। और ये भी माना गया कि गोत्र का जो भी सदस्य है वो ऋषि का वंशज है, ये वहाँ पे माना गया। अब मैं ये आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक कोई ऋषि है, अब ऋषि के जितने भी वंशज हैं वो एक गोत्र में आएंगे। अब इसमें जो भी 1000, 1200, 1500 जितने भी लोग हैं ये इन ऋषि के वंशज कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरे ऋषि हैं, उनके भी बहुत सारे वंशज हैं और इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, ये इनके वंशज कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरी गोत्र भी पाई जाती थी। तो इस तरह से अलग अलग गोत्र पाई जाती थी और ये माना जाता था कि एक ही गोत्र में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो उसी ऋषि के वंशज है, ये यहाँ पे माना गया था। तो अब ये शायद आपको गोत्र समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम सातवाहन वंश के अभिलेखों को पढ़ते हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो सातवाहन वंश के शासक थे वो ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था थी, जो ये गोत्र व्यवस्था थी उसका पालन ये नहीं करते थे। अब ये कैसे पता चलता है, जो ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था थी उसमें ये प्रचलन था कि विवाह किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही गोत्र में विवाह होगा तो वो तो ऋषि के वंशज हो जाएंगे, वो तो एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाएंगे। इस कारण से एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाना चाहिए था। ब्राह्मण
ये जो गोत्र व्यवस्था के अनुसार और अलग अलग गोत्रों में विवाह किया जाने की व्यवस्था उन्होंने की थी। यानी सेम गोत्र में नहीं होगा, अलग अलग गोत्र में शादी हो सकती है, ये वहाँ की व्यवस्था थी। लेकिन यदि हम सातवाहन वंश को देखें तो उसमें ऐसा नहीं था। सातवाहन वंश में क्या था, बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी। यानी एक ही जो राजा था उसकी बहुत सारी पत्नियां हो सकती थी। अब उसमें क्या था कि वो गोत्र का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, वो एक ही गोत्र में भी शादी कर लेते थे। इस कारण से क्या कहा गया है कि जो सातवाहन वंश के शासक थे वो ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है स्त्री का गोत्र। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था, जो अलग अलग गोत्र है उनमें विवाह किया जाता था। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर उठकर आता है कि जो इसमें स्त्री की है वो कौन सी गोत्र होगी, शादी से पहले और शादी के बाद में उनकी कौन कौन सी गोत्र होगी। तो ये कहा जाने लगा कि जो शादी से पहले यानी विवाह से पहले तो स्त्री की गोत्र कौन सी होगी, पिता की गोत्र वाली होगी। लेकिन शादी के बाद में क्या होगा, स्त्री की गोत्र चेंज हो जाएगी, जो पति की गोत्र है वो उसे लगानी पड़ेगी शादी के बाद में। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक गोत्र के जो सदस्य हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। ये मैंने आपको सातवाहन वाले टॉपिक में बता दिया कि जो एक गोत्र के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। जो इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है, इस पार्ट में जो लास्ट पॉइंट है वो है माताओं का महत्व। अब यहाँ पे हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था, पिता को ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठकर आता है, क्या माताओं का भी उतना ही महत्व था जितना कि पिता का महत्व था। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो सातवाहन वंश के जो भी राजा थे वो अपने नाम के आगे किसका नाम लगाते थे, अपनी माताओं का नाम लगाते थे, यानी वो मातृ नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर उसमें सातवाहन वंश के राजा दिए गए हैं, उनके नाम के आगे किसका नाम लगाया गया है, माताओं का नाम लगाया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो माताएं थी उनका भी समाज में महत्व था। लेकिन जो सातवाहन वंश है उसमें भी उत्तराधिकार कैसा था, वंशित उत्तराधिकार था, यानी उन्हें पिता से सारी संपत्ति मिल जाती थी। पिता की मृत्यु के बाद में जो संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनता था, उनका पुत्र बनता था। तो अब इसमें भी ये पता चलता है कि माताओं का महत्व तो था लेकिन इतना नहीं था जितना कि पिता का महत्व था। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा। मैं आपको एक बात महाजनपद में बताना भूल गई कि महाजनपद के जो रचयिता माने जाते हैं, जो मूल महाभारत है उसके रचयिता भाट सारथी हैं, वो माने जाते हैं। भाट सारथी कौन थे, ये वो थे जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें रथ को चलाने का काम करते थे, जो रथ को चलाते थे, युद्ध में जाते थे, सारा युद्ध को देखते थे और देखने के बाद घर आकर इसका वर्णन वगैरह करते थे, वो भाट सारथी थे। अब ये कहा जाता है कि जो महाभारत के जो रचयिता थे वो भाट सारथी थे। ये एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी। जो हमने इसके में फर्स्ट पार्ट पढ़ा वो पढ़ा महाभारत का। अब महाभारत में भी हमने बहुत सारे पार्ट पढ़े, उसमें एक पार्ट था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। इसमें जो वीएस सुधाकर है ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा बंधुता एवं विवाह। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि परिवार हो गया, पितृवंशिक व्यवस्था हो गई, और या फिर पितृवंशिकता क्या होता है ये हो गया, विवाह के 8 प्रकार का प्रचलन था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा आज के पार्ट में कि गोत्र क्या होता है और स्त्री की गोत्र कौन सी होती है और माताओं का महत्व क्या था समाज में। ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में पढ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।